अच्छा, हम में से कुछ लोगों को तीखा खाना पसंद होगा ना। दर्द होता है, जुबान चलने लगती है, आंखों में से आंसू आ जाते हैं, मगर मज़ा भी तो आती है। हम ये नहीं कहते कि इतना तीखा दोबारा नहीं खाऊंगा। कुछ लोगों को ये काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि इस दर्द में मज़ा है। दर्द अगर आपके कंट्रोल में हो तो ये अच्छा लगता है। और मैं आपको ये चीज़ बता ही क्यों रहा हूँ, ये कोई हल्के में लेने वाली चीज़ तो है नहीं, बेशक, मगर ये कल्चर्स, ट्रेडिशंस, बिलीफ, सोसाइटी हमेशा समय समय के साथ अपडेट होते रहते हैं। हमारी सोच हमेशा बदलती रहती है, इर्रिस्पेक्टिव टू अच्छा या बुरा। इसका कोई पक्ष नहीं लेने वाला मैं। लेकिन जोकर पॉप कल्चर का एक ऐसा कैरेक्टर है जिसने कल्चर्स को बदल दिया। लोग इंडिविजुअलिज्म के बारे में ज्यादा सोचने लगे, अपने ही पर्टिकुलर कस्टम नैरेटिव्स के बारे में सोचने लगे। सवाल उठाना तो दूर की बात है, मगर सवाल यह है कि जोकर ने कैसे कल्चर्स को इन्फ्लुएंस किया। उसका पहला रीजन यह है कि फाइंडिंग फ्रीडम इन केओस। जोकर का लोगों पे सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस यही रहा है कि वो सब बंधनों से छूटा हुआ है। 2008 में हमने जोकर को ऐसे देखा कि वो अराजकतावादी यानी एनार्किस्ट था। उसे केओस इतना पसंद था कि इस इंटरोगेशन रूम में ही वो कह देता है कि द ओनली सेंसिबल वे टू लिव इन दिस वर्ल्ड इज टू विदाउट रूल्स। उसे पैसा, रुतबा या लोगों में डर बैठाने का कोई मतलब नहीं है। वो बस लॉलेसनेस में मैडनेस देखना चाहता है लोगों की। खैर, लेकिन 2019 का जोकर सोसाइटी का विक्टिम रहा है, जिसके साथ जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। बुलीड हुआ, भुला दिया गया, मिसयूज किया गया। टॉड फिलिप्स ने भी इसकी कहानी किसी विलन की जगह विक्टिम की तरह दिखाई। मगर क्यों बंदा कोई केओस का रास्ता चुनेगा जो कि वो जानता हुआ भी है कि ऐसा रिस्क लूंगा तो मेरी लाइफ तक कॉस्ट कर सकती है। अब अपने हर जोकर मूवी के साथ अपनी कहानी एक अलग ही कहानी को दिखाती है और अलग अलग लोगों के लिए जोकर अलग अलग मीनिंग रखता है। उन्हें पसंद है कि वो कितना बेबाक है, हमेशा प्लान नहीं रहता उसके पास, जबकि प्लान रहता है। इतना अनप्रिडिक्टेबल है कि लोग उससे डरने की जगह उसे पसंद करने लगे हैं। तो ऐसी क्या कॉमन चीज दिख जाती है कि जो इतना इंसानों पे उससे रिलेटेबल बना जाती है कि ये बंदा इतना टूटा होने के बावजूद भी कितना आजाद है, अलाइव है। तो इस बात को समझने के लिए अपने स्विस साइकाइट्रिस्ट ने ही बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसे समझाया है ह्यूमन के शैडो सेल्फ के बारे में, जिनका नाम कार्ल जंग है। उन्होंने ही कहा है कि इट इज फ्राइटनिंग अबाउट दैट अ मैन हैज अ शैडो साइड टू हिमसेल्फ, consisting not just a little weakness and foibles but of a positively demonic dynamism। हिंदी में एक कहावत है ना कि चाहे बन ही जाएगा या बिगड़ ही जाएगा। ठीक यहां भी यही है। इंसानों में भी दो तरीके के छाया पक्ष होते हैं, जहां वो कमजोर, लाचार और दुर्बल रहता है, और दूसरी जगह उसके अंदर एक राक्षस जैसी वंशवाद रहता है। अब कई लोग कमेंट्स में वही पुराना वाला डायलॉग मारेंगे कि बस तुम्हें बस एक बुरा दिन चाहिए कि तुम्हें बता सके कि तुम हो क्या असलियत में। और ये बात सही भी है, मैं कोई मना नहीं कर रहा हूं। सब अपनी इमोशंस को कंट्रोल करके रखते हैं, मगर अंदर ही अंदर एक स्टेज ऐसी भी होती है जहां ऑलमोस्ट सब यही चाहते हैं कि केओस हो, और उस स्टेज को कहते हैं लैकेसिज्म। लैकेसिज्म का एक सिंपल लाइन में डेफिनेशन होता है कि अ डिजायर टू बी स्ट्रक बाय डिजास्टर। और फाइट क्लब मूवी का एक सीन इसे बहुत ही जोरदार तरीके से दिखाता है। जब भी जहाज टेक ऑफ या लैंडिंग के वक्त लड़खड़ाता, तब मैं उसके क्रैश होने की तमन्ना करता, या हवा में एक्सीडेंट या कुछ और। ये लैकेसिज्म की स्टेज बहुत ही इंटरेस्टिंग सी होती है, जहां पे इंसान अपने आप को ही केओस में चाहता है ताकि वो सारी चीजें उसे फिर से शुरू कर सके। और अगर हम इसी कॉन्सेप्ट पे थोड़ा सा लॉजिक लगा के देखेंगे तो हमें अपने डिजास्टर और ज़ॉम्बीज़ मूवी से फैसिनेशन समझ में आएगा कि हमें दुनिया को तबाह होते देखना इतना अच्छा क्यों लगता है। तो वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन स्पोर्ट्स फैंटेसी ऐप के बारे में बताना चाहता हूं, जिसका नाम माई 11 सर्कल है। इस ऐप का बहुत ही यूनिक फीचर ये है कि आप इसमें चैंपियंस के साथ हेड टू हेड खेल सकते हैं, जैसे कि राशिद खान। इसके अलावा माई 11 सर्कल पे फैंटेसी क्रिकेट खेलना बहुत ही आसान है। इसमें दोनों टीमों से आपको 11 प्लेयर्स चुनने होते हैं और आपको अपनी ही टीम बना के खेलना होता है। इनके पास इंडिया बनाम इंग्लैंड पाकिस्तानी T20 लीग जो कि माई 11 सर्कल पे आने वाली है, और अगर आप मिस्टर राशिद की टीम को बीट कर सके तो आप 3 गुना कैश तक जीत सकते हैं। और इतना ही नहीं, इस पे आपको 1500 का वेलकम बोनस मिलता है, और अपने एक्सक्लूसिव सब्सक्राइबर्स जो हैं उन्हें 20% एक्स्ट्रा कैश उनके फर्स्ट डिपॉजिट में मिलता है। और इसके बाद आप अपने जीते हुए पैसे सीधे अपने अकाउंट में ले सकते हैं, जो कि बहुत ही सिक्योर है। जैसे कि आप यहाँ ही देख सकते हैं कि कुछ प्लेयर्स को तो करोड़पति बनने तक का मौका मिला है। तो देर किस बात की, जाओ माई 11 सर्कल पे अपनी टीम बनाओ, और लिंक आपको सीधे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly and at your own risk. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। लेकिन जहां बात रही जोकर की, जो ये बात एक्सप्रेस करता है कि अपनी सोसाइटी का स्ट्रक्चर होने के बावजूद भी वो बहुत ही ज्यादा फ्रेजाइल है, जहां उसे बहुत ही एंजाइटी, डर और पेन फील होता है। लेकिन जब जिंदगी उसे अपने केओस से रूबरू कराती है तो उसे डिजास्टर में फ्रीडम और पावर नजर आती है। लेकिन अगर हम जोकर मूवी की कहानी से ही उसे देखें तो समझ आता है कि डिजास्टर उस पर थोपा गया है, तो ही जाके उसने केओस का रास्ता चुना। वरना अगर उसे प्यार मिल जाता, गर्लफ्रेंड मिल जाती, या फिर अगर लोग उसके जोक्स पे हंस भी देते तो वो कुछ और उम्मीद के साथ आगे जिंदा बैठ सकता था।
लेकिन फाइट क्लब मूवी में ऐसा नहीं है। ये इंटरेस्टिंग कहानी इसलिए है क्योंकि नैरेटर जानबूझकर अपने आप को केओस यानी डिजास्टर में इंट्रोड्यूस कराता है और जानबूझ के अपनी जिंदगी में अव्यवस्था चाहता है, अपने घर को उड़ा देता है क्योंकि अव्यवस्था के लिए। जो कि ये मूवी 1999 में रिलीज हुई थी, तो वो समय अमेरिका के लिए इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी का दौर था। और ये कहानी काफी परतें खोलती है, जहां ये मैनहुड के बारे में भी काफी बातें कहती हैं कि एक ऐसी दुनिया जहां कॉन्फ्लिक्ट ना हो, वहां मर्द अपने मैस्कुलिनिटी का जोर नहीं दिखा पाते और इसी भूख को पूरा करने के लिए कैरेक्टर्स काफी दूर तक चले जाते हैं और केओस और कॉन्फ्लिक्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं ताकि वो अपने मर्दाना भूख को मिटा सके फाइट क्लब के थ्रू। क्योंकि मर्दों को सबसे पहले जीने के लिए पर्पस की जरूरत पड़ती है, प्यार इसके बाद ही आता है। कहानी में नरेटर इससे पहले अच्छी जिंदगी ही जी रहा था, अच्छी नौकरी, तनख्वाह, अच्छा घर, मगर इतना सब कुछ करने के बाद भी वो बोर फील करने लगा। उसे ऐसे फील हो रहा था कि जैसे वो कैद हो चुका है। लेकिन बाद में जब उसने जानबूझकर ये सब छोड़ दिया, कबाड़ के घर में जाके रहना शुरू कर दिया, अपने आप को केओस में झोंकने लगा। कहानी में ये भी कहता है कि जैसे मैं रोना चाहता हूँ, दर्द महसूस करना चाहता हूँ, वो सब भी खुशी के लिए नहीं, उसे अच्छा लगता है, रात को उसे नींद अच्छी आती है, वो जिंदा महसूस करता है, अपनी प्रेजेंस उसे समझ में आती है। लेकिन जोकर के केस में ऐसा नहीं हो रहा था, उसे बार बार केओस में ढकेला गया था, तो जाके उसने केओस का रास्ता चुना। मगर इतना सब कुछ जानने के बाद भी ये बात भी गलत है कि लोग समझने लगते हैं कि केओस हमेशा बुरी ही चीज लाता है। केओस से अच्छा और बुरा दोनों पक्ष का जन्म होता है, क्योंकि अगर केओस की वजह से जोकर का जन्म हुआ तो उसी रात उसी केओस की वजह से बैटमैन का भी जन्म हुआ। कुछ लोगों के ना चाहते हुए भी जिंदगी उन्हें केओस में ढकेल देती है और कुछ लोग ये खुद चाहते हैं कि मेरी जिंदगी उथल पुथल हो जाए ताकि मैं एक नया शख्स बन के दोबारा से जन्म लूं। और लैकेसिज्म के केस में बंदा जीते जी ये सब चाहता है, पर्सनालिटी में चेंज हो जाए, मैं और भी ज्यादा फोकस्ड हो जाऊं, कंट्रोल में रहूं। और अगर केओस डिजास्टर लाता है तो वो ग्रेटनेस के दरवाजे भी खोलता है, बैटमैन की तरह। मगर अब भी एक लफड़ा ये है कि चाहे जिंदगी तुम्हें केओस में ढकेल दे जोकर की तरह, या फिर केओस में तुम खुद ही कूद क्यों ना जाओ नरेटर की तरह, क्योंकि दोनों ही केसेस में लैकेसिज्म फील होता है। केओस से रूबरू होने के बाद भूख खत्म नहीं होती, तुम्हें और चाहिए, तुम्हें अपनी जिंदगी में चेंज चाहिए, मगर चेंज ले नहीं पाते। फिट दिखना तो चाहते हो लेकिन सुबह नींद नहीं खुलती, अपनी सक्सेस के लिए पैशनेट रहना चाहते हो मगर डिसिप्लिन रह नहीं पाते, और दुआ करते हो कि केओस की वजह से तुम्हारी जिंदगी बदल जाए, तुम चेंज बन के निकलो। क्योंकि अगर ये चीज आपकी जिंदगी में साइकोलॉजिकल रीबर्थ ला सकती है तो ये आपको साइकोलॉजिकल तौर से जिंदगी में तबाह भी कर सकती है। तो इंतजार ही क्यों कर रहे हो कि केओस आपकी जिंदगी को हिट करे और तब जाके आपकी जिंदगी बदले। अपने बॉडी, माइंड, सोल को अपने आने वाली जिंदगी के लिए ट्रेन करो, क्योंकि जब आप अपने कंट्रोल में केओस को एक्सेप्ट करोगे तो आप जो चाहे वो बन सकते हो। क्योंकि जब आप अपने एडवांस में ही अपने डेली रूटीन को चेंज करोगे, रोज एक्सरसाइज करके अपने बॉडी में केओस लाओगे, नई नई चीजें सीख के अननोन के जानोगे, तो चीज आपके कंट्रोल में रहेगी। तब जाके आप जैसी चाहे अपनी वैसी जिंदगी बिता सकते हो और बदल सकते हो। और यही चीज मुझे अपने आजकल के जोकर के कल्चरल इन्फ्लुएंस में नजर नहीं आता। जोकर के इन्फ्लुएंस को लोग यहाँ पे आजकल गलत तरीके से एक्सेप्ट करने लगे हैं, क्योंकि केओस एक रिस्क है जिंदगी का। और बिजनेस स्टडीज में ही हमें सिखाया गया है कि रिस्क कभी भी एलिमिनेट नहीं किया जा सकता, उसे कम किया जा सकता है। और कैसे करते हैं? तैयारी करके। जोकर का कल्चरल इन्फ्लुएंस ठीक है, मगर अपने रियल लाइफ में उसे काफ़ी एक्सटेंट तक यूज़ करने लगना काफ़ी ही बुरी बात है। और जैसे मैंने आपको बता दिया कि इस केओस को हैंडल कैसे करना है अपनी रियल लाइफ में, तो जितनी जल्दी अपने आप को एक्सेप्ट करोगे इस चीज़ से, उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी बातें अच्छी लगी तो कमेंट्स उसके बारे में मुझे जरूर बताना। और हाँ, माई 11 सर्कल ऐप को आप नीचे डिस्क्रिप्शन के लिंक से डाउनलोड करना मत भूलना, जहां आपको एक्स्ट्रा 20% का कैशबैक मिलेगा। और अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा, खुशी या मजा आ गई, तो लाइक मार देना इस वीडियो को। इस चैनल पे कहीं से भी नए आगे हो तो सब्सक्राइब तो मार देना इस चैनल को। और अगर आपको वीडियो ज्यादा ही अच्छी लग गई और किसी को चेंज करना है तो अपने दोस्तों शेयर कर देना। मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।